हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 10 करने वाले हैं। मैं आपको इग्नू बीए के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ये आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12। ठीक है, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। तो इसके लास्ट जितनी भी 10 ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। आपका नाम है इस चैप्टर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र। तो आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं कि उससे आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ कुछ परिचय दिया गया है जिसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका आपसे पूछा गया है कि निम्न में से उपयुक्त मेल की, यहाँ आपको मेल करने के लिए आया है, इनको मिलाना है आपको। कौन सा सही है उससे उसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो हो सकता है एक नंबर इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो आप देख लीजिएगा इनको। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक समाज कैसा हुआ करता था? ये कृषि पर आधारित था, ये कृषि संबंधी था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल किस पे आधारित था? ये कृषि पर आधारित था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, उत्तर वैदिक समाज कृषि से संबंधित था, कृषि संबंधित था। ऋग्वैदिक समाज, ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज जो था वो पशुचारण था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज तो ये पशुचारण था। ठीक है, इससे आप मिला लीजिएगा। ऋग्वैदिक समाज पशुचारण था। मध्यकाल कैसा था? मध्यकाल जमींदारी पर आधारित था। ठीक है, जो मध्यकाल हमारा था वो जमींदारी पर आधारित था। तो चलिए आप कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके आ जाए, तो देख लीजिएगा आप। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल में ग्रामीण जनसंख्या के दो महत्वपूर्ण वर्गों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मध्यकाल में ग्रामीण जनसंख्या वर्गों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो मध्यकाल में कृषि का विकास होने से लघु उद्योग भी फल फूल रहा था। ठीक है, इसलिए मध्यकाल में क्या था कि कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, कृषि के विकास के कारण जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो भी विकसित हुए थे, वो भी फल फूल रहे थे। यदि कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विकसित कृषि व लघु उद्योगों का संतुलित रूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता रही है। ठीक है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी थी उसकी विशेषता क्या रही है? लघु उद्योग और कृषि। ठीक है, लघु उद्योग और कृषि का जो विकास था यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता रही है। हालांकि उत्पादन को स्थानीय उपभोग के लिए प्रयुक्त करने को प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को स्थानीय व्यापार में भी स्थान प्राप्त होने लगा था। मध्यकाल में ग्रामीण जनसंख्या दो वर्गों में विभक्त थी। ठीक है, जो मध्यकाल था, मध्यकाल के आते आते जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, पहला क्या था? बड़े जमींदार। ठीक है, जमींदारी प्रथा से आप परिचित होंगे। ठीक है, तो बड़े जमींदार जो हुआ करते थे, आप हेडिंग को ऐसे हाईलाइट करके अच्छे से लिखेंगे। बड़े जमींदार द्वारा कर मुक्त जीवन व्यतीत किया जाता था। ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका जीवन कैसा होता था? कर मुक्त जीवन वो व्यतीत करते थे। यह वर्ग शासक वर्ग होता था। ठीक है, ये वर्ग कैसा होता था? ये शासक वर्ग कहलाता था, जो कुलीन वर्ग के अधीन आते थे। उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदारी न करने पर भी इन लोगों द्वारा अच्छा जीवन व्यतीत किया जाता था, अर्थात इन्हें पूरी शानो शौकत के साथ अपनी जिंदगी जीने की सुविधा थी। ठीक है, ये अपना अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। जो जमींदार हुआ करते थे इनका वर्ग बहुत अच्छा होता था। ठीक है,
सल्तनत काल में इन्हें खर्द, मुकद्दम और चौधरी आदि नामों से जाना जाता था और मुगल काल के दौरान इन्हें देशमुख, पाटिल, नायक व मालिक के नाम से पुकारा जाता था। यह वर्ग काफी धनी वर्ग था। इस वर्ग के लोगों को घुड़सवारी करने का शौक था। जो इस वर्ग के लोग थे इनका शौक क्या था? घुड़सवारी करने का। बहुमूल्य वस्तुएं व आभूषण धारण किए जाते थे। इन लोगों को द्वारा महंगी बहुमूल्य जो बेशकीमती वस्तुएं होती थी वो और ये आभूषण भी धारण करते थे, क्योंकि ये बहुत ही रीच उसमें आते थे। ठीक है, ये धनी लोगों में आते थे। उनके पास बड़े व भव्य मकान होते थे। साथ ही सोना व चांदी गहनों के रूप में रहता था। इनके पास सोना चांदी भी काफी मात्रा में रहता था। इन सभी भौतिक सुख के साधनों के साथ उनके द्वारा उच्च कोटि का जीवन व्यतीत किया जाता था। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें आपको दिया गया है, सर्वसाधारण लोग। ठीक है, सर्वसाधारण लोग कौन कौन से हुआ करते थे? इस वर्ग में किसान, कारीगर और भूमिहीन श्रमिक आते थे। ठीक है, सर्वसाधारण लोगों में कौन कौन लोग आते थे? जो किसान हुआ करते थे, ठीक है, कारीगर होते थे जो काम करते थे, ठीक है, और भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी और वो श्रमिक का काम करते थे। इस तरह का जो वर्ग था वो सर्वसाधारण वर्ग में आता था। ग्रामीण जनसंख्या में अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे। ठीक है, जमींदार तो बहुत कम होते थे, बहुत कम लोगों के पास इतनी ज्यादा जमीन होती थी जमींदार बन सके। जमींदारों के अधीन और काम करने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो ज्यादातर लोग कैसे थे? किसान हुआ करते थे उस टाइम। अर्थात ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसानों का था। वे पारिवारिक श्रम के आधार पर खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। यदि वे जमीन पर अपना अधिकार रखना चाहते थे तो अपना अधिकार बनाए रखने के लिए 1/3 कर का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, अगर वो जमीन पर अपना अधिकार रखना चाहे तो उन्हें कर देना पड़ता था। और कितना कर देना पड़ता था? 1/3 कर उन्हें देना पड़ता था। जबकि जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, यह कह सकते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से 1/3 हिस्सा, कभी कभी तो आधा हिस्सा देना पड़ता था। भू राजस्व का भुगतान नकद रूप में किया जाता था। ठीक है, भू राजस्व का भुगतान कैसे होता था? नकद रूप में होता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक के शासन काल में किसानों को उपयुक्त सभी करों के साथ साथ अन्य प्रकार के कर भी अदा करने पड़ते थे, जैसे सारी यानी कि गृह कर तथा चराई कर। इसलिए किसानों का जीवन अनेकों कठिनाइयों से भरा हुआ करता था। ठीक है, तो उनके समय में जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके समय में किसानों का जीवन काफी कठिन था, क्योंकि उन्हें और भी कई कर देने पड़ते थे। एक तरफ शोषण और दूसरी तरफ उत्पादन अधिक न होने के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति बदतर थी। ठीक है, जो छोटे किसान थे उनका शोषण भी होता था और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा कर देना पड़ता था इसके कारण। ठीक है, क्योंकि भूस्वामी का फसल का अधिकतर भाग चला जाता था, क्योंकि जिनकी जमीन थी थोड़ी बहुत उनका ज्यादातर भाग कर के रूप में चला जाता था और वह अपने परिवार का निर्वाह भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, अपने परिवार का वो ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पाते थे। भूमिहीन मजदूरों की संख्या भी इस वर्ग के अंतर्गत काफी थी। ठीक है, बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिनके पास कोई भूमि ही नहीं थी, कोई जमीन ही नहीं थी।
ये जमींदारों के दास हुआ करते थे। ठीक है, ये जमींदारों के यहाँ दास के रूप में कार्य करते थे और इनके द्वारा धनी जमींदारों के खेतों की जुताई की जाती थी। इनमें से कुछ को गुलामी करनी पड़ती थी और कुछ मजदूरों को घरेलू कार्यों में लगा लिया जाता था। इनकी स्थिति ऐसी थी कि पुरखों के समय से इन्हें खेती का कार्य मिलता चला जाता था। ठीक है, इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक ही जगह काम करती रहती थी। इन्हें पुश्तैनी खेती में लगे दास भी कहा जा सकता है। इन्हें ये भी कह सकते हैं कि पुश्तैनी खेती में लगे हुए दास भी थे, इनको कहा जा सकता है, जिनका कार्य सिर्फ सेवा करना ही था। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जगह कार्य करते रहते थे। इस प्रकार मध्यकालीन सर्वसाधारण वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय शोषण युक्त थी। उनकी स्थिति बहुत खराब थी और उनका शोषण भी भरपूर हुआ करता था। उनके द्वारा कष्टमय जीवन व्यतीत किया जाता था और उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी हुआ करता था। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी दयनीय थी। ठीक है, उनकी जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो यही हाल उस टाइम के जो सर्वसाधारण वर्ग था उसकी भी ऐसी ही स्थिति थी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेल करने के लिए दिया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप क्या मिलाएंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसी हुआ करती थी? ये भूस्वामी के साथ बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी के साथ बंदोबस्त की व्यवस्था होती थी। जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था कैसी थी? जमींदारी जो व्यवस्था थी वो जमींदारी के साथ बंदोबस्त होता था। जो जमींदार होते थे उनके साथ बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था। अब महलवाड़ी व्यवस्था कैसी थी? महलवाड़ी व्यवस्था में संयुक्त रूप से परिवार के मुखिया तथा जमींदारों के साथ बंदोबस्त हुआ करता था। जो संयुक्त रूप से परिवार के जो मुखिया होते थे, जो ऑनर होते थे, तथा जमींदारों के साथ जो जमींदार होते थे उनके साथ बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी उसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। तो आप इसे मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आजादी के समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से 4 मुख्य कदम उठाए गए हैं? तो कौन से ऐसे कदम हैं जो आजादी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं? तो ये आपको बताना है। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्थाओं के अवगुणों को सामने रखकर अंग्रेजों द्वारा भी ये सुधारों का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था थी इसे सुधारने का प्रयास अंग्रेजों ने भी किया है, आप ऐसा कह सकते हैं, परंतु इसमें वे अधिक सफल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने कोशिश तो की पर वो सफल नहीं हुए। कृषि की संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन पहला कदम था। ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था थी इसका उन्मूलन सबसे पहला कदम क्या था? जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन पहला कदम था। इसे सुधारने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जब हम आजाद हुए हैं, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ है तो उसके बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया है और इसका आधारभूत उद्देश्य ही वास्तविक उत्पादन का राज्य से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना था। इसलिए जमींदारी का उन्मूलन केवल आर्थिक शोषण एवं उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के कारण ही आवश्यक नहीं था, अपितु
राजनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि जमींदार तथा कृषकों में भी प्रायः संघर्ष होते रहते थे। ठीक है, जमींदार जो थे और कृषक थे, जो कृषि कार्य करने वाले थे, उनके बीच भी संघर्ष होते रहते थे। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जमींदार शोषण करते थे इसलिए, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी जरूरी था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में साम्यवादी कृषक संरचना को समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ किए गए और इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति, भूस्वामी काश्तकारों के संबंधों को सुरक्षा देना, उच्चतम सीमा निर्धारण द्वारा भूमि का पूर्व वितरण करना तथा सहकारी कृषि का विकास करना था। ये पॉइंट थोड़े से आप याद रखिएगा कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता प्राप्त हो सके। ये सारे कार्य क्यों किए गए, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसे मजबूत किया जा सके। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने संबंधित 4 मुख्य कदम इस प्रकार हैं। जो 4 कदम उठाए गए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसके यहाँ पे 4 कदम आपको दिए गए हैं कि क्या क्या उठाए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें पहला क्या है, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। ठीक है, पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। इसके अंतर्गत जमींदारी हितों का बहिष्कार करके किसानों का सीधा संबंध सरकार के साथ स्थापित किया गया। ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था थी इसका बहिष्कार किया गया, इसे खत्म किया गया और किसानों का सीधा संबंध किससे हो गया, सरकार से हो गया। ठीक है, बिचौलियों को निजी रूप से खेती करने का अवसर प्रदान किया गया। जो बिचौलिए थे उनको निजी तौर से वो खेती कर सकते थे। उनकी अतिरिक्त जमीनों को पट्टेदारों को देकर जमींदारों को राजस्व द्वारा क्षतिपूर्ति की रकम दी जाती थी। इसके परिणाम यह हुआ कि जमीन का अधिकांश भाग खुद काश्त के रूप में अपने अधिकार में कर लिया गया था। ठीक है, तो ज्यादातर जो जमीन का भाग था वो क्या कर लिया गया था, जो खुद काश्त थे उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था और बड़ी संख्या में पट्टेदारों को बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, बड़ी संख्या में जो पट्टेदार थे वो बेदखल हो गए थे। सेकंड पॉइंट इसमें आपको बताया गया है पट्टेदारी में सुधार की व्यवस्था। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे कि पट्टेदारी में सुधार की व्यवस्था। इसके अंतर्गत सरकार के नियमानुसार जो कृषक 5 वर्ष की अवधि तक लगातार खेत की जुताई करें, उन्हें स्थायी और सुरक्षित पट्टेदारों के रूप में घोषित किए जाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ऐसे किसान जो 5 वर्ष तक एक जगह जो खेती करते हैं उनके लिए क्या किया गया है यहाँ पे, तो जो लोग 5 वर्ष तक जुताई करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें स्थायी सुरक्षित पट्टेदारों के रूप में उन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है और साथ ही जमीन के किराए में कमी की गई है। इस प्रकार अधिकांश पट्टेदारों को पट्टे की सुरक्षा तथा जमीन के अधिकार हासिल होने लगे, लेकिन बटाई पर खेती के अधिक प्रचलन से भूस्वामी पट्टेदारों का शोषण होता रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जमीन करने के लिए उस पर बटाई भी दी जाती थी, इसके कारण भी उनका शोषण होता रहा है काफी समय तक। थर्ड पॉइंट में आप बता सकते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ आपको बताया गया है भूस्वामित्व पर नियंत्रण। ठीक है, भूस्वामित्व पर नियंत्रण में क्या है, वर्तमान तथा भविष्य में परिवारों संबंधी भूस्वामित्व पर सरकार द्वारा नियंत्रण लगाने का कार्य किया गया। ठीक है, अब ये नियंत्रण सरकार ने लगाया है भूस्वामित्व पर। सरकार द्वारा बड़े जमींदार से जमीन मुआवजा देकर
ली गई, ठीक है। बड़े जो जमींदार थे उनसे जमीन सरकार ने ले ली मुआवजा देके, और छोटे तथा सीमांत किसानों में बांटी गई, और वो जमीन जो छोटे और सीमांत किसान थे उनमें बांटी गई, परंतु इसका अधिक लाभ नहीं हो पाया। लेकिन इसकी कोई खास लाभ इसका नहीं हुआ, क्योंकि कानूनी व्यवस्था व इसके लागू करने की इस कानूनी प्रक्रिया में अधिक समय व्यतीत हो चुका था। इसी का लाभ उठाकर जमींदारों द्वारा अपनी अतिरिक्त जमीन को बेच दिया, या फिर अपने संबंधियों या मित्रों के नाम हस्ताक्षर या उनके नाम कर दिया गया उस जमीन को। उन्होंने अपने रिश्तेदारों या फिर अपने जो उनके मित्र थे उनके नाम उन्होंने हस्तांतरित कर दी, उस जमीन को कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे इस कानून का पालन कर पाते, तब तक वह इसके लागू होने की देरी के कारण इससे साफ बचकर निकल गए, ठीक है। उन्होंने ऐसी चालाकी होशियारी करके वो इस कानून से बाहर निकल गए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में उसका सब्जेक्ट कोड बताइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं बीए के, पर आपने सब्जेक्ट कोड नहीं बताया है, ना तो नाम बताया है, ठीक है। आप सब्जेक्ट कोड और नाम बताइए, तभी मैं आपको दूसरे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगी। और हाँ, आपकी डेट शीट आ चुकी है और उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इग्नू की वेबसाइट पे जाके अभी आपकी हॉल टिकट नहीं आई है पर डेट शीट आ गई है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने चेक कर लीजिए कि आपके कौन से एग्जाम किस डेट पर है, ठीक है। आपके एग्जाम मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और अप्रैल तक चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।